हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 8वीं 9वीं के बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा पर भी लग सकता है ग्रहण। झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में। जैक की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पर भी ग्रहण लगने वाला है। दरअसल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो चुका है। सरकार पिछले 10 दिनों में नए अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है, इसलिए जैक की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं लटकी हुई हैं। खास बात यह है कि ईटीवी भारत ने कुछ दिनों पहले ही खबर के जरिए इसे लेकर आशंका जताई थी। बावजूद इसके सरकार के स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। गौरतलब है कि हाल ही में जैक की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों वार्षिक परीक्षाएं एक साथ 11 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होनी है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में आयोजित करने की तैयारी की गई है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। इसके अलावा जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 4 मार्च से 20 मार्च तक निर्धारित की है। इस बीच शिक्षक नेता ऋषि तिवारी ने सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन परीक्षा समेत कई परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा समय पर नहीं हुई तो यहाँ के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। सरायकेला में टायो कॉलोनी की 2 बिल्डिंग जमींदोज, खतरे को भांप कर लोगों ने निकाला सामान। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित टायो कॉलोनी की जर्जर 2 आवासीय बिल्डिंग सोमवार देर शाम पूरी तरह से ढह गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बिल्डिंग गिरने से पहले दीवारें टूटकर गिरने लगी थी, जिससे फ्लैट में रहने वाले लोग सतर्क हो गए और समय रहते अपने सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। फ्लैट के निवासियों ने बताया कि टायो कॉलोनी की यह बिल्डिंग काफी पुरानी थी। लंबे समय से फ्लैट की स्थिति जर्जर थी। इसे लेकर फ्लैट निवासियों ने कई बार कंपनी प्रबंधन से शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते हम बाहर नहीं निकले होते तो आज बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जरूरी सामान लेकर तुरंत फ्लैट खाली कर दिया। हालांकि एक परिवार का सामान मलबे में दब गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले इन विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरा जा सकता है। पिछले वर्ष आरंभ किए गए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बड़ी संख्या विद्यार्थी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। वर्तमान में संचालित 80 स्कूलों से 4,496 तक बढ़ाने की योजना है। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और पुस्तकालय के साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास के लिए सभी विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। राज्य में शीघ्र होंगी 48,000 पदों पर नियुक्तियां। पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए झारखंड से अच्छी खबर है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराते हुए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम ने बताया कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक 46,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और 5,000 पदों पर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। बाकी पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अब तक 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत पलायन रोकने के लिए 2,430 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 7,625 युवाओं को 438 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया है। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सीएम ने बताया कि 4,041 पंचायत स्तरीय स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना अगले 3 वर्षों में पूरी की जाएगी। इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 650 छात्रों को 40 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विभिन्न योजनाओं और पहलों के जरिए युवाओं और छात्रों को बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने महिला बाल विकास समिति के साथ की बैठक। पूर्णिमा साहू और निसात आलम भी रही मौजूद। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की बैठक की। इसमें उन्होंने विधायकों के साथ विधानसभा स्थित अपने कक्ष में विचार विमर्श किया। बैठक में उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार के लिए महिलाओं का उत्थान और समग्र विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला बाल विकास समिति हर कदम पर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 29 जनवरी से शुरू होगा आरजेडी का सदस्यता अभियान। ये दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय जनता दल गढ़वा जिला कमेटी की ओर से सदस्यता अभियान 29 जनवरी बुधवार से शुरू किया जाएगा। सदस्यता प्रभारी मदन पासवान एवं सह प्रभारी कलाम खान की उपस्थिति में अभियान की शुरुआत होगी। बताया गया है कि राजद जिला कार्यालय अशोक विहार गढ़वा से सभी कार्यक्रम शुरू होंगे। इस बारे में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, गढ़वा जिला में निवास करने वाले विधायक, पूर्व विधायक, जिला कमेटी के पदाधिकारी गण, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं कमेटी, सभी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। ये जानकारी सूरज सिंह, जिला अध्यक्ष की ओर से दी गई है। मनिया योजना की अगली किस्त पर सस्पेंस। जनवरी के पैसे के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। हेमंत सरकार के सेकेंड इनिंग में सत्ता की चाबी बनी मनिया सम्मान योजना जनवरी आते आते विभागीय लापरवाही और लाल फीताशाही के कारण हांफने लगी है। क्योंकि पैसे तो हैं, लेकिन लाभुकों के चयन में जल्दबाजी अगली किस्त जारी होने के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। लाभुकों को जनवरी माह की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ऊपर से नई आवेदक भी पहली किस्त की राह ताक रही हैं, लेकिन प्रखंड और अंचल स्तर पर चल रही कवायद बता रही है कि जनवरी माह के 2,500 रुपए के लिए लाभुकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी माह में भी पैसे मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। अब सवाल है कि फंड होने के बावजूद जनवरी माह की किस्त जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचल कार्यालय स्तर से मनिया योजना की लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। जांच के क्रम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही कई महिलाएं मनिया सम्मान योजना का भी लाभ ले रही हैं। कई लाभुक तो एक से अधिक जिलों में फॉर्म भरकर लाभ उठा रही हैं। इसके अलावा वैसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं जो इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं ही नहीं।
सूत्रों का कहना है कि अगस्त 2024 में जब योजना के तहत 1,000 रुपए की पहली किस्त देने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त सत्यापन को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। इसी का नतीजा है कि आज तरह तरह की धांधली सामने आ रही है। खास बात है कि अगस्त और सितंबर माह की किस्त जारी होते ही विभाग को गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी। इसको लेकर 29 नवंबर 2024 को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अपर सचिव के हवाले से निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को पहला पत्र जारी हुआ था। इसके जरिए अयोग्य लाभुकों का नाम सूची से हटाने की जरूरत पर बल दिया गया था। फिर 3 दिसंबर 2024 को निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर गड़बड़ी की आशंका जताई थी। उन्होंने 1 माह के भीतर अयोग्य लाभुकों को चिन्हित करने के साथ साथ भुगतान की गई सम्मान राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी का हाथ पकड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। वहीं दोनों के बीच राज्यपाल संतोष गंगवार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मौका था राजभवन में आयोजित बैंड डिस्प्ले और एट होम कार्यक्रम का, जहां ये दोनों नेता पहुंचे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां जनता इस तस्वीर की खूब तारीफ कर रही है, वहीं कई लोग प्रदेश में राजनीतिक हलचल के भी क्यास लगा रहे हैं। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट वास्तविक या खानापूर्ति, रिपोर्ट जारी होने से पहले जानिए सर्वे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की संख्या का आकलन करने में इन दिनों सरकार जुटी हुई है। हाईकोर्ट और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा चल रहा सर्वे एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल जिस तरह से सर्वे का काम चल रहा है उसके तौर तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को लेकर मुखर रहा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आयोग द्वारा डीसी के माध्यम से कराए जा रहे सर्वे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने डोर टू डोर सर्वे कराने को कहा था, मगर टेलीफोन से जाति पूछकर सर्वे की खानापूर्ति की जा रही है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सर्वे में सिर्फ ओबीसी की संख्या का आकलन करना था, मगर सर्वे फॉर्म में एससी, एसटी, सामान्य का भी कॉलम देकर सरकार ने उलझाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में वार्डों का पुनर्गठन होना है। ऐसे में यदि यह व्यापक रूप से नहीं किया गया तो नगर निगम चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। इधर सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से सर्वे कराया जा रहा है उससे यह लग रहा है कि साजिश के तहत ओबीसी की संख्या को कम कर आरक्षण से वंचित करना चाहती है सरकार, जिससे विवाद बने और एक बार फिर यह मामला न्यायालय तक पहुंच जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने सरकार को इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि टेलीफोन पर सर्वे करना और कई क्षेत्रों को जानबूझकर छोड़े जाना कहीं न कहीं साजिश को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। बाबूलाल और रघुवर सहित इनको मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अन्य 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ झारखंड सचिवालय घेराव मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बार बार सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल करना गलत है। कोर्ट ने इसे धारा 144 का दुरुपयोग बताया। 11 अप्रैल 2023 को भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के खिलाफ सचिवालय घेराव किया था। इसे रोकने के लिए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी।
प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुई, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हुए। एफआईआर में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए। 28 भाजपा नेताओं ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को एफआईआर को रद्द कर दिया था। झारखंड सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख की ठगी, शिकंजे में आया आरोपी। धनबाद जिला के निरसा में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम देवनारायण सुपाकर है। देवनारायण धनबाद जिला के सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहुलबनी कंचनपुर का निवासी है। आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने की है। एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि देवनारायण पिछले 4 वर्षों से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगा करता था। वह रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पहचान बताकर लोगों को अपने झांसे में लेता था और नौकरी लगवा देने के नाम पर ठगी करता था। इसके गिरोह में 10 से 12 लोग शामिल हैं, जो कि रेलवे की ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी देवनारायण सुपाकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छापेमारी टीम में पुलिस अवर निरीक्षक अविनाश कुमार और निरसा थाना के 2 सशस्त्र बल शामिल रहे। गुमला में चाउमीन खाने के बाद 26 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। 26 जनवरी को पार्क घूमने गए थे। गुमला जिले में एक अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी बच्चों को 26 जनवरी के अवसर पर पार्क में घुमाने ले जाया गया था। यहाँ पार्क के बाहर उन्होंने चाउमीन खाया। इसके कुछ देर बाद ही बच्चे पेट दर्द, सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत करने लगे। तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी के अवसर पर गुमला के टान्यसेरा उर्मी मोड़ स्थित प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा संचालित अनाथालय के बच्चों को जयपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में घुमाने ले जाया गया था। यहां पार्क के बाहर उन्होंने चाउमीन खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही संस्थान के शिक्षक और सदस्यों ने उन्हें फौरन गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू किया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शिक्षक गीता कुमारी ने बताया कि बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे समय पर इलाज मिल सका। उन्होंने बताया कि चाउमीन खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत खराब हुई। फिलहाल सभी बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदकर भाग रहा था ट्रक ड्राइवर, राहगीरों ने पीछा कर लगाई आग। गिरिडीह जिले के देवरी के मंडरों में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ट्रक ने कई राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने ट्रक का पीछा किया और उसमें आग लगा दी, लेकिन चालक भागने में सफल रहा। यह घटना सोमवार को हुई और इसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। खूंटी में रोजगार मिला, कई लोगों को मिला नियुक्ति पत्र। युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में कराया रजिस्ट्रेशन। खूंटी जिला के नगर भवन सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियों के लिए विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए स्टॉल लगाकर लोगों से आवेदन पत्र लिए गए। देश के अलग अलग राज्यों से आई कंपनियों ने स्टॉल लगाकर नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन किया। पूर्व में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत कई युवक युवतियों
को प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें सोमवार को रोजगार सृजन मेला में विभिन्न कंपनियों द्वारा जॉब लेटर दिया गया। हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु समेत विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण सह रोजगार के लिए उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रोजगार सृजन मेला का आयोजन JSLPS और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में DDU GKY से प्रशिक्षण प्राप्त दर्जनों युवक युवतियों को विधायक राम सूर्य मुंडा, सांसद और BDO के द्वारा ऑफर लेटर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के राज्य समन्वयक अमित कुमार चौधरी ने कहा कि रोजगार सृजन मेला में देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। ये कंपनियां शुरुआत में प्रशिक्षण देती हैं, उसके बाद रोजगार के लिए जॉब लेटर देकर प्रत्येक माह वेतन भुगतान करती हैं। आप यहां से नौकरी ज्वाइन करें और करियर बनाएं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द, तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। झारखंड में नगर निकाय चुनाव इस साल मई से जून में होने की संभावना है। झारखंड हाई कोर्ट के दिशानिर्देश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। आयोग के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी 2024 के मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। इसके आधार पर वार्ड स्तरीय मतदाता सूची का निर्माण के साथ वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्मीद है कि 2 महीने में तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। वार्डों के पुनर्गठन के बाद आरक्षण का वर्तमान स्वरूप भी बदलेगा। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के लिए चक्रीय आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 49 है, जहां चुनाव नहीं होने की वजह से जनप्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों के भरोसे कामकाज चल रहा है। इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित हैं। चुनाव नहीं होने से केंद्र से मिलने वाली राशि पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप OBC ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इस दिशा में सरकार के द्वारा पहल की गई है। रांची में चल रहे OBC ट्रिपल टेस्ट की धीमी प्रगति पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री भी यह बात स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह बातें जरूर पाई गई थी, मगर जल्द ही हम सर्वे पूरा करने में सफल होंगे। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ OBC ट्रिपल टेस्ट में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ करते हुए जल्द से जल्द इसे लेने का निर्णय लिया है। चौकीदार बहाली का रिजल्ट जारी, 11 अभ्यर्थियों पर दर्ज होगी FIR। पलामू जिले में चौकीदार बहाली का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चौकीदार पद के लिए 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 11 अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से 8 अभ्यर्थियों की जगह किसी और ने दौड़ लगाई थी। 2 अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बीच ट्रैक से ही वापस लौट गए, जबकि एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाया गया। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पलामू में चौकीदार के 155 पदों के लिए बहाली की घोषणा की गई थी। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 78, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीटें आरक्षित थीं। पलामू में चौकीदार पद के लिए 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनका परिणाम घोषित कर दिया गया है। चौकीदार बहाली को लेकर 25 जनवरी को बैठक हुई थी। इसी बैठक में बताया गया कि 15 जनवरी से 17 जनवरी तक चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित शारीरिक जांच में उत्तीर्ण 138 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के वीडियो की भी जांच की गई।
वीडियो जांच में 10 अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित नहीं हो सकी, जबकि शारीरिक दक्षता में सफल एक अभ्यर्थी दस्तावेज जांच के दौरान अनुपस्थित रहा और वीडियो से भी उसकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी। डीसी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूरे मामले में फिर से निर्देश दिए गए। एफआईआर के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी विक्रम आनंद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की पूजा सिंघल के खिलाफ दायर पीआईएल मनरेगा घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले से जुड़े आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया है। यह याचिका अरुण कुमार दुबे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे और उनके वकील राजीव कुमार की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से हटा दिया था। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करने और मामले को किसी सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल कर अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इसमें 2 अलग-अलग मामलों का जिक्र किया गया था। एक चतरा जिले से जुड़ा था और दूसरा पलामू जिले से। दोनों ही जगहों पर पूजा सिंघल डीसी रह चुकी थी। जानकारी हो कि अगस्त 2007 से जून 2008 तक पूजा सिंघल चतरा की डीसी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने मनरेगा योजना के तहत 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया था। यह राशि मूसली की खेती के लिए दी गई थी, लेकिन वहां ऐसा कोई काम नहीं हुआ। वहीं पलामू में डीसी रहते हुए पूजा सिंघल पर 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी के लिए खनन कार्य के लिए ट्रांसफर करने का आरोप है। यह मामला कठौतिया कोल माइंस से जुड़ा है, जिस पर कई बार विधानसभा में भी चर्चा हो चुकी है। अरुण दुबे की याचिका में इन्हीं दोनों मामलों को लेकर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, सहकारिता के क्षेत्र में वही करें जो राज्य हित में हो। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में हमें वही करना है जो राज्य हित में हो। वह सोमवार को राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार ही सहकारिता विकास की योजना तय करें। कुछ जिलों में सहकारिता बैंक की शाखा खोलने के मुद्दे पर उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, फिर विस्तार की योजना पर काम करे। उन्होंने कहा कि वैसी विकास योजनाएं न लें जो बाद में राज्य पर बोझ साबित हों। वहीं सहकारिता विभाग के कुछ प्रस्तावों पर उन्होंने और कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्ताव राज्य के इकोसिस्टम के अनुरूप होने चाहिए। राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक में बताया गया कि राज्य के चयनित 1500 लैंपस पैक्स में से 1270 कंप्यूटरीकृत होकर ऑनलाइन हो चुके हैं। शेष 230 समितियों को 31 मार्च तक कंप्यूटरीकृत कर लेने का लक्ष्य है। वहीं राज्य के शेष बचे 2949 लैंपस पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जो लैंपस पैक्स ऑनलाइन हो गए हैं, उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए बैठक में इन समितियों को झारसेवा लॉगिन आईडी देने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि 724 धान अधिप्राप्ति केंद्रों से 25 जनवरी 2025 तक कुल 13,06,356 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी की निर्धारित अवधि कम होने को ध्यान में रखते हुए शेष 75 क्रय केंद्रों को कार्यशील बनाते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 100 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के निबंधन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 65 का निबंधन हो चुका है, जबकि 37 निबंधन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। जय बापू, जय भीम,
जय संविधान अभियान में शामिल होने अंबा प्रसाद पहुंची मध्य प्रदेश। कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की विशाल रैली में सम्मिलित होने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतागण द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट में पहले से ही कांग्रेस के बड़े नेता व कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे। कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सम्मान एवं स्वागत के लिए अंबा प्रसाद ने हृदय से धन्यवाद किया। अंबा प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि इस रैली का उद्देश्य हमारे संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और एकता के संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाना है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि से संविधान की रक्षा की लड़ाई, बापू और बाबा साहब के सपने के भारत की परिकल्पना को जन जन तक ले जाने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।